इंडियाज हार्ड पावर, ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ के बाद मैं एक दूसरी किताब अभी स्टार्ट किया मैंने, मोदीज डिफेंस रिफॉर्म्स। मेंटल स्ट्रेंथ एक फौजी में इसको पैदा की जाती है, हम कोई अलग नहीं है आपसे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही खास पर्सन से मिलाने वाला हूँ। हाँ, आज मैं आपको मेजर जनरल राजन सर से मिलाने वाला हूँ, जिन्होंने अपने करियर का 37 ईयर्स आर्म फोर्सेस में बिताया है एंड आज वो एक इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिफेंस एक्सपर्ट है। तो चलो हम उनसे मिलते हैं, उनके करियर जर्नी के बारे में जानते हैं। हेलो राजन सर, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, और इस शो के जरिए हम अपनी यंग ऑडियंस को हम रीच कर पाएंगे, और अपने एक्सपीरियंसेस से और अपनी सीख के साथ कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स उनके लिए आ सकते हैं जो वो अपने लाइफ में फॉलो कर सकते ग्रेट सर, तो स्टार्ट करें सर। हैं। हाँ, शुरू करें। सबसे पहले ऑडियंस को ये बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? मेरे फादर भी फौज में थे, वो कर्नल रिटायर हुए, और वो एक बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से थे। और एक पंजाब में एक गांव है, शहर है संगरूर, वो वहाँ में पैदा हुए, और अपनी काफी स्ट्रगल के बाद वो फौज में ज्वाइन किया मेरे फादर ने। और फादर के साथ रहते हुए एक फौज का एनवायरनमेंट हमको आया नजर। हम दो भाई थे, और दोनों ने फौज ज्वाइन किया। तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स आपको काफी हद तक मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का फ्यूचर आपको चुनना है, बट अल्टीमेट डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तो मैं पंजाब से ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ। फिर उसके बाद हमने अपना सेटल जो हमने अपना किया, वो हमने दिल्ली में किया। फादर को फौज की तरफ से एक प्लॉट अलॉट हुआ था एक सोसाइटी में, तो वहीं पे 1981 से हमने अपना घर बनाया। और हम चाइल्डहुड, हमारा हमारा जो बचपन है वो फौज में भी था। और 1981 में मैं कमीशन हुआ था, तो 1981 से हम उस घर में रह रहे थे। ग्रेट सर। तो सर आपका एजुकेशन सभी कुछ दिल्ली से हुआ है सर? नहीं, अब ऐसा है कि फादर की फौज की नौकरी थी, तो हर एक 2-3 साल के बाद ट्रांसफर होता था। तो एक फौजी फैमिली में आप जब पलते हो, तो आपके पास ये लग्जरी नहीं रहती कि आप एक ही स्कूल में, या एक दिल्ली जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में आपको एजुकेशन मिलेगी। आपको छोटे शहरों में भी मिलती है और बड़े शहरों में भी मिलती है। और इस हिसाब से हमारी फादर की पोस्टिंग्स के हिसाब से जो भी स्टेशन में वो पोस्टेड थे, हमने अपना स्कूल बदला। पर मैं इतना बताना चाहूंगा कि मेरी मदर चाहती थी, क्योंकि वो कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, तो वो चाहती थी कि हम भी एक कॉन्वेंट एजुकेटेड या एक पब्लिक स्कूल में हमारी शिक्षा हो। तो उसी अनुसार से मेरे जितने भी स्कूल में मैं रहा हूँ, माउंट सेंट मेरीज दिल्ली कैंट, बिशप्स पुणे, सेंट पीटर्स आगरा, तो इस प्रकार के स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ, जो सारे ही कॉन्वेंट स्कूल्स थे। तो उससे एक आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। आपका रिटन एक्सप्रेशन, स्पेशली इंग्लिश में जो आपका रिटन एक्सप्रेशन है वो आपका बेहतर रहता है। बट जो लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं होते, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज का जो दौर है उसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वहां पर भी अच्छी एजुकेशन इनको मिल सकती है। ग्रेट सर।
एंड सर ये जो आपकी करियर जर्नी रही कि आर्म फोर्सेस में जाना है, लाइक आपके तो फादर ही आर्म फोर्सेस में थे, तो वहाँ से आप एक मोटिवेशन ले सकते हो, बट एक होता है ना सर कि जैसे कि कई बार हमारे भी चॉइसेस अलग होते हैं, तो ये आपकी खुद की चॉइस है कि मुझे आर्म फोर्सेस में मेरा करियर बनाना है, या उसकी तरफ मुझे अट्रैक्शन पहले से है, या बिकॉज ऑफ लाइक आई कैन से कि पेरेंट्स ने बोला या किसी ने एडवाइस दिया आपको? देखिए, कुछ चीजें लाइफ में प्रोविडेंस से होती है। प्रोविडेंस मीन्स जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको आपको हासिल होता है। तो मैं जब अपना क्लास 11 1976 में एग्जाम दिया और 1977 में रिजल्ट आना था, तो कुछ 6 महीने का गैप था। तो फादर ने बोला कि घर में बैठे रहने से अच्छा है कि आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो जाओ, उससे आपको एक एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उस टाइम पे यूपीएससी के थ्रू एनडी का एग्जाम होना था, तो मैंने उसमें अपनी एप्लीकेशन भरी और उस एग्जाम में मैं मेरिट लिस्ट में आ गया, सक्सेसफुल हो गया। और मेरा इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भोपाल में हुआ। तो फादर ने बोला कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो एक आपको एक्सपीरियंस अलग से होगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर आप एक बार सक्सेसफुल होते हो कि फौज का करियर आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं इस माइंडसेट से इंटरव्यू में गया था कि जरूरी नहीं है कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा, उसके रिजल्ट पे देखते हैं। तो हम तकरीबन हमारा जो बैच था 20-22 का बैच था, और उसमें 3 लड़के सिलेक्ट हुए थे, और उसमें फॉर्चुनेटली मैं भी सिलेक्ट हुआ। और फिर उसके बाद इमीडिएटली हमारा मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी मेरा क्लियरेंस हो गया। और फिर मैं घर अपना लौटा तो अपने फादर को बताया कि सिलेक्शन हो गया है। तो उस टाइम पे मेरे फादर ने मुझे बताया कि फौज एक ऐसा करियर है कि आप एक तो देश की सेवा करते हो, और दूसरा एक यंग एज में 21 ईयर्स एज में आपका एक प्रोफेशन आपका तय हो जाता है, आपकी नौकरी तय हो जाती है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं पर नौकरी के लिए। और इसीलिए ये सारे एडवांटेजेस देखते हुए मैंने भी फौज में अपने फादर के साथ रहा हूँ। तो एक फौज की जो एक एनवायरनमेंट होता है, लाइफ होती है फौज की, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो यंग ऑफिसर्स थे, बिकॉज मैं 10th 11th में था। तो उस टाइम पे यंग ऑफिसर जो सेकंड लेफ्टिनेंट थे, 21-22 साल के थे, हमारे एज ग्रुप से ज्यादा उनको फर्क नहीं था हमारे एज ग्रुप में। तो मैं उनके साथ रहता था, उनके साथ मैं गेम्स खेलता था। तो एक जज्बा पैदा हो गया, मैं ये कह सकता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा चाहता था मैं डॉक्टर बनूं। पर जब ये एग्जामिनेशन आप पास कर लेते हैं और जब इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं, तो आपको अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर आप चाहते हैं कि हम फौज में चले जाएं। तो इस टाइप का जो माइंडसेट लेके मैं फौज में नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो खड़कवासला में है, उसमें मैं 58th कोर्स था मेरा, और मैं वहां पे भर्ती हुआ। और एकेडमी में उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होते थे, तो हमारा लीमा स्क्वाड्रन, जिसको लायंस बोलते हैं, मैं उस स्क्वाड्रन में मैं पहुंचा। ग्रेट सर। सर जैसे कि हमने सुना है कि अगर आप आर्म फोर्सेस में जाते हो वहाँ पे तो रिगरस ट्रेनिंग होती है, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़। क्या आप हमें ये गाइड कर सकते हो कि उसका जो ट्रेनिंग पीरियड है, या जैसे आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद कौन सी कैसी कैसी ट्रेनिंग सी, एज वेल एज आप हमें ये बता सकते हो कि रिगरस ट्रेनिंग के साथ और जो हम बोलते हैं मेंटली प्रिपेयर्ड होने वाली चीज़ें, लाइक सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे क्या सीखने मिला? देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, और इसमें फॉरेन ऑफिसर्स भी आके ट्रेनिंग करते हैं। अब 8-10 कंट्री के फॉरेन ऑफिसर्स थे जब मैं वहां पे था। ये एक बहुत ही बैलेंस ट्रेनिंग करिकुलम है, बिकॉज एक ऑफिसर और एक जेंटलमैन दोनों आपको तैयार करते हैं। एक ऐसी मॉरल वैल्यूज, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी लॉयल्टी, आपका डिसिप्लिन, ये सारे एक आपके वर्च्यूज हैं, जो आपके अंदर के वर्च्यूज हैं, ये उनको रीइंफोर्स करते हैं। हर एक में होता है ये, बट किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो ये ट्रेनिंग एकेडमीज में आपके ये जो फौज में हमको आपकी
लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, ये उनको तराशते हैं। दूसरा है कि एक आपको एजुकेशन का लेवल भी मिलता है, क्योंकि 3 साल की ट्रेनिंग है ये, और 3 साल के बाद आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, और ये ऐसे नहीं दी जाती। एकेडमी का जो करिकुलम है मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट होता है। हम फिजिकल ट्रेनिंग होती है हमारी 1 घंटे की, और 1 घंटे की हमारी ड्रिल होती है, जिसमें आपको मार्चिंग, आपको सलूटिंग और इस तरीके का पोस्चर आपका बनाना, एक बिल्कुल सीधा खड़े करने के लिए आपके बॉडी में कहीं पर भी स्टूपिंग नहीं होनी चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए, आपके बिल्कुल एक रैम रॉड की तरफ आपकी बॉडी होनी चाहिए। तो ये ड्रिल और पीटी रोज के हिस्से होते हैं एक्सेप्ट संडे को। तो 6 दिन आपको ये ट्रेनिंग होती है, 6 से 8। फिर उसके बाद आप आते हैं अपने स्क्वाड्रन में। हर एक कैडेट को एक सेपरेट कैबिन दिया जाता है। हम वहां पे डॉर्मेटरीज में नहीं रहते, और हम अपना शेयर नहीं करते। हमको एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिसमें हमारा एक बेड लगा होता है, और एक हमारी स्टडी टेबल, एक स्टडी चेयर होती है, और एक हमारी कबर्ड होती है, तो जिसमें हम अपना सामान रखते हैं। और वहां पे हम अपने कैबिन्स में जाते हैं। अपना ब्रेकफास्ट होता है सेंट्रली, एक वहां पे मेस है, जहां पे आपका सेंट्रल आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, और बेहतरीन होता है खाना वहां का। और फिर उसके बाद आप अपनी साइकिलों में, हर एक कैडेट को एक साइकिल दी जाती है, तो आप अपनी साइकिलों में स्क्वाड बनाकर अपने अपने क्लासेस में जाते हैं। और वहां पे 9 बजे से लेके 1 बजे तक आपकी क्लासें चलती है, 7 पीरियड होती हैं। और हर एक सब्जेक्ट जो आपने चुना होता है, 2 स्ट्रीम्स होती है, साइंस स्ट्रीम होती है, नॉन साइंस स्ट्रीम होती है। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा स्ट्रीम पसंद अपना करेंगे। जो साइंस स्ट्रीम के जो कैडेट्स होते हैं, उनको टेक्निकल आर्म्स भी मिल सकती हैं, जैसे कि सिग्नल्स हो गया, ईएमई हो गया, इंजीनियर्स हो गया। और जो नॉन साइंस होते हैं, वो तकरीबन इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इस तरफ अपना चलते हैं। तो हम अपनी सब्जेक्ट्स के अनुसार, हमारी सब्जेक्ट्स में वहां पे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, और एक हमको फॉरेन लैंग्वेज जरूर लेनी होती है। मैंने अपनी फॉरेन लैंग्वेज जर्मन ली, और हर एक कैडेट को एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है वहां पे। और 3 साल का आपका कोर्स होता है, और हर एक 6 महीने के बाद आपका एग्जामिनेशन होता है। और हमारे जो वहां पे प्रोफेसर होते हैं, जो पोस्टर होते हैं एनडीए में, वो पीएचडी होते हैं सारे, और वो सारे अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हमारे हर एक 6 महीने के बाद एग्जामिनेशन होते हैं, हमको पास करना होता है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टर्म में जाते हैं। 6 टर्म्स होती हैं 3 साल में। अगर आप 6-6 महीने का करें तो आपकी 6 टर्म्स होती है, और आप फिर पास आउट होते हैं एक डिग्री के साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। और जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको फिजिकल फिटनेस, उसमें आपको फायरिंग भी कराते हैं, आपका बैटल, आपकी रेडीनेस होती है, और आपके कैंप्स होते हैं। जैसे कि कैंप्स में हमको इसको ये सिखाया जाता है कि दुश्मन के ऊपर हम इसको कैसे अटैक प्लान कर सकते हैं, कैसे अपनी टुकड़ी को उसको लीड कर सकते हैं, एक एम्बुश को हम कैसे प्लान करेंगे, रेड को कैसे प्लान करेंगे, एक कॉर्डन एंड सर्च को कैसे प्लान करेंगे। तो जो एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, जिसको मैं मानता हूँ, बिकॉज ऑफिसर बनने के बाद आपको स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है, पर जब तक आप एक कमीशन ऑफिसर नहीं बनते, आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है 3 साल के लिए, जिसमें ऑब्स्टिकल कोर्स भी आपको करवाया जाता है। आपको क्रॉस कंट्री में भी आपको 10 किलोमीटर की दौड़ होती है, 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, पूरा आपको पिट्ठों के साथ दौड़ना पड़ता है, 2 किलोमीटर की दौड़ होती है। और उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक्सीलेंट में आने के लिए इतने आपको मिनट में करना है, गुड में आने के लिए, वेरी गुड में आने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री। और जो कैडेट वीक होता है दौड़ में, स्टेमिना में, तो वो उसकी दोपहर को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है उसको, और उस वीकनेस को दूर किया जाता है
और शाम के टाइम पे, क्लासिक के टाइम पे आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद आप फिर ग्राउंड पे आ जाते हैं गेम्स खेलने के लिए। तो वहां पे जितनी भी आपकी ट्रुप गेम्स होती है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और बाद में जाके आपको टेनिस कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, स्क्वॉश भी खेल सकते हैं आप। जो और आपका एक मैंडेटरी आपका स्विमिंग टेस्ट होता है। हर एक कैडेट को जिसको स्विमिंग नहीं आती, जैसे मुझे नहीं आती थी स्विमिंग, तो मैं सीखा वहां पे। और आपको 2 लेंथ्स अपनी करनी पड़ती है। वो आपका ओलंपिक साइज आपका स्विमिंग पूल होता है। आपको 10 मीटर के बोर्ड से जंप करना पड़ता है, बिल्कुल सीधा जंप होता है। और आपको स्विमिंग के साथ आप सिखाई जाती। तो एक जब एक ऑफिसर बनता है तो 3 साल एनडीए में, उसके बाद 1 साल, जैसे मैं आर्मी कैडेट था तो मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गया। अगर मैं एयरफोर्स का कैडेट होता, बिकॉज आप ये जानिए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की एक साथ ट्रेनिंग होती है। और 3 साल के बाद हम लोग अपने अपने अकेडमीज में जाते हैं। नेवल अकेडमी में इसको नेवल वाले चले जाते हैं, एयरफोर्स अकेडमी में एयरफोर्स वाले चले जाते हैं, हम लोग मिलिट्री अकेडमी में चले जाते हैं देहरादून में। और वहां पे हमारी 1 साल की स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। अब जो ये 1 साल की ट्रेनिंग होगी, ये स्पेशलाइज होगी मिलिट्री वॉरफेयर के ऊपर। मिलिट्री आपको आपको लीडरशिप के ऊपर आपको क्लासेस होंगी, आपकी टीम बिल्डिंग होगी, मैनेजमेंट के ऊपर क्लासेस होंगी आपकी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर होंगी। और साथ साथ आपको फिजिकल आपको कैंप्स करने पड़ेंगे। 10 दिन का कैंप होता है, 7 दिन का कैंप होता है, 3 दिन का कैंप होता है। तो इस कैंप में आपको सारी रात आपको चलना पड़ेगा जंगलों में। जैसे कि आपको फौज में आप एक बार अफसर बनेंगे तो आपकी पोस्टिंग्स होगी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। डिफरेंट वॉरफेयर हमको सिखाया जाता है, जंगल वॉरफेयर सिखाया जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर सिखाया जाता है, डेजर्ट वॉरफेयर सिखाया जाता है, फाइटिंग इन प्लेन सिखाया जाता है। तो जितनी भी टाइप की लड़ाई है और जितनी भी टाइप के टेरेन है आज हमारे देश में, ये टेरेन के ऊपर हमको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप मान के चलिए कि जब आप 21 साल 17 साल में मैंने ज्वाइन किया, और जब आप 21 साल की उम्र में निकलते हैं तो आपको इस तरीके से तराश के आप एक जैसे एक डायमंड होता है और जब अनकट होता है तो ये उसमें चमक नहीं होती। और जब उसको तराशा जाता है तो आप देखते हैं डायमंड में कितनी चमक आ जाती है। ये एग्जांपल मैं उसको देना चाहूंगा कि भारतीय फौज का जो अफसर होता है, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का, नेवी का हो, वो एक डायमंड की तरह तराशा जाता है। और फिर उसकी पासिंग आउट परेड होती है जिसमें उसके पेरेंट्स आते हैं उसको देखने के लिए। एक प्रॉपर परेड होती है, उसमें कमीशनिंग मिलती है, आपके शोल्डर्स के ऊपर आपके तारे लगाए जाते हैं। और आजकल तो हमारे टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट था तो हमारा एक इसको सितारा लगता था, आजकल 2 लगते हैं लेफ्टिनेंट, आप कमीशन होते हैं। फिर उसके बाद आपका चॉइस ऑफ आर्म्स आपसे पूछा जाता है कि आपकी चॉइस क्या है, कि आप इन्फेंट्री में जाना चाहते हैं, आर्टिलरी में जाना चाहते हैं, आर्मर्ड कोर में जाना चाहते हैं, टैंक्स के साथ रहना चाहते हैं, आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में लॉजिस्टिक साइड में जाना चाहते हैं। तो आपकी 3 चॉइसेस आपकी दी जाती हैं और आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको चॉइस मिलती है। तो एक ब्लॉक सिस्टम होता है, ब्लॉक बनाया जाता है 20। तो उसमें अगर आप टॉप में है तो आपकी जो भी चॉइस आपने मांगी आपको मिलती है। और अगर आप उस मेरिट में नहीं आते तो आपको सेकंड चॉइस दी जाती है, आपकी 3 चॉइसेस आपसे मांगी जाती है। और अगर आप फिर भी मेरिट में नहीं आते तो थर्ड चॉइस आपको मिलती है। थर्ड चॉइस तक सारे कैडेट्स को अपनी चॉइस 3 में से एक चॉइस 95% कैडेट्स को अपनी चॉइस मिल जाती है।
बट सर ये जो आपकी करियर जर्नी रही, लाइक आपने बताया कि आपकी डैड की जो पोस्टिंग होती थी हर 2 साल 2.5 साल में कहीं चेंज होते रहता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये स्कूलिंग की भी चेंज होते थे आपके। तो इससे कुछ ऐसा सर कभी आपके जहन में आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइक होता है ना सर कि इन्वायरमेंट बन जाता है कि हमारे दोस्त भी रहते हैं हमारे साथ स्कूल में, और कई स्कूल्स पे स्कूल्स चेंज हो रहे हैं। तो ये आपके लिए कैसा, मैं वो पूछना चाहता हूँ, माइट भी आपको उस टाइम पे उतनी अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पे आपका माइंडसेट कैसे वर्क कर रहा था कि लाइक चेंजिंग फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट टू दिस इन्वायरमेंट फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट। सो घर पे कैसा माहौल था उस टाइम पे और आपके ऊपर कैसा वो सिचुएशन था? देखिए, जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हर एक 2-3 साल बाद आप अपनी जगह बदलेंगे और आप नए दोस्त बनाएंगे, नए एनवायरनमेंट में अपने आप को सेटल करेंगे, तो एक आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा होती है कि लाइफ में आपके आने वाले वक्त में वो आपको हेल्प करेगी। क्योंकि कहीं पे आप जाएंगे आप एडजस्ट आराम से कर पाएंगे, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस है इस लाइफ का, इस आपको एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस है कि आप हर एक टाइप के लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, और एक ही टाइप के लोग और आपके एक ही टाइप के फ्रेंड्स आपके नहीं होते। क्योंकि मेरे आज फ्रेंड्स हर एक कास्ट और रिलीजन के, मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, हिंदू फ्रेंड्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग हम अपने देश में देखना चाहते हैं वो आपको फौज में मिलती है, और आपको एक सिखलाई मिलती है कि हम सब इस भारत के निवासी हैं। हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद फिर हमारा कास्ट रिलीजन क्रीड आता है। और आजकल का जो एक माहौल सा बनता जा रहा है जिसमें मुझे अफसोस होता है कि हमारे बच्चों के ऊपर गलत इन्फ्लुएंस जो हमारे नेता हैं, हमारे कुछ नेता हैं, वो डाल रहे हैं इस चीज को कि आप कास्ट और अपने रिलीजन की लाइंस में अपने आप को एक अपनी पहचान दे रहे हैं। आपकी जो पहचान है वो एक हिंदुस्तानी की है, वो एक भारतीय की है, वो एक इंडियन की है। वो पहचान आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप जब बाहर जाते हैं अब पढ़ने के लिए, आपसे पूछा जाता है कि आप कहां से हैं, तो आपका जवाब क्या आता है? आई एम फ्रॉम इंडिया। आप ये तो नहीं बोलते दैट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और आई एम फ्रॉम गुजरात और आई एम फ्रॉम पंजाब। नो, यू डोंट से दैट। यू से आई एम एन इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो आपकी जो पहचान है वो आपका जो तिरंगा है उससे आपकी पहचान बनती है। तो मैं ये सोचता हूं कि हम सारे जो हमारा जो यूथ है उनको एक लाइफ में लेसन अपना ये लेना चाहिए कि आप अगर अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं तो आपकी पहचान होनी चाहिए एक भारतीय की। और ये जो रिलीजन के मुद्दे हैं और कास्ट के मुद्दे हैं और आपस में जो ये जो भेदभाव है, लड़ाई जो झगड़े हैं, अगर आप इसको दूर कर दें अपनी जिंदगी से, अपनी सोच से, तो आप देखेंगे कि हमारे देश में कहीं पे दंगे फसाद नहीं होंगे। और आज क्यों होते हैं दंगे फसाद? बिकॉज ये नेता लोग कराते हैं अपनी अपनी वोट बैंक के लिए, और अपने सोचते हैं कि उनको इससे पॉपुलैरिटी मिलेगी, उनको फॉलोअर्स मिलेंगे। गलत सोच है इनकी। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम अपने देश को मजबूत कराते, G20 हमने देखा, तो उसमें हमने देखा कि हमने एक जुट होके अपने देश में एक ऐसा समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया जो आज सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। तो इसीलिए जो सक्सेस अगर आपको लाइफ में चाहिए तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी पर्सनैलिटी बने, बिकॉज हैप्पीनेस और सक्सेस मैं मानता हूं साथ साथ चलते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। तो आप अगर ये दो चीजों को अपने साथ लेके चलेंगे, हैप्पीनेस और सक्सेस को, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी लड़का या लड़की आज हमारे देश में एक अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, जरूर कर पाएगा। ग्रेट सर।
सब आप अपने थोड़ा काम के बारे में बताएं कि आप जैसे आर्म फोर्सेस में थे, तो वहाँ पे आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। उसी मैंने अपनी चॉइस दी थी लॉजिस्टिक आर्म्स के लिए। मैंने आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में हर एक आदमी को अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना चाहिए और उसके बाद उसको डिसाइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो टेम्परमेंट है और जो मेरा इंटेलेक्ट है वो बेटर रिकॉग्नाइज होगा अगर मैं एक लॉजिस्टिक आर्म्स में जाऊँ। तो मेरी मेरिट भी अच्छी थी, तो मैं आर्मी ऑनर स्कोर में मुझे कमीशन मिला और मैंने अपना यंग ऑफिसर्स कोर्स में मुझे सिल्वर मेडल मिला। तो जब आप एक आपका पहला जो आपका ट्रेनिंग कोर्स होता है उसमें आप अच्छा करते हैं तो फिर आप कि ये मंशा रहती है कि हर एक कोर्स में मैं इतना अच्छा करूं, आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मैंने फिर अपना इसको एक आर्मी ऑर्डिनेंस कोर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी की जो पूरा एमुनिशन इंडियन आर्मी को सप्लाई करती है, उसको प्रोक्योर करती है, उसको सप्लाई करती है हर एक यूनिट्स में। जितने भी इक्विपमेंट है इंडियन आर्मी के, टैंक से लेके आपके हथियार और आपके गन्स, आर्टिलरी गन्स, आपकी बफोर गन्स, आपकी राइफल्स और इतना भी आपका जो आपका इक्विपमेंट है फौज का, वो हम उसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसकी प्रोविजनिंग करते हैं और हम उसको प्रोवाइड करते हैं आर्मी की यूनिट्स को जिनसे वो लड़ सके। तो लॉजिस्टिकली हम उनको ये चीजें हम उनको देते हैं और इसके अलावा हम और भी चीजें जैसे कि उनका यूनिफॉर्म से लेके उनके कपड़े हो गए, उनके शूज हो गए, उनका कैप हो गया, सारा जो एक सोल्जर को चाहिए लड़ने का सामान वो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर देती है। तो इसमें आपको मटेरियल्स मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपको लॉजिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए और आपको सारे टेक्निक्स सिखाए जाते हैं और आप सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से भी कि बेस्ट टेक्निक्स आपको लगाने हैं। हमको सामान एक ऑप्टिमम कॉस्ट पे लेना है, हमको महंगा नहीं लेना है और हमको जो भी उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है और टाइम पे, ये सारी चीजें हम इंश्योर करते हैं कि जो हम अपने जवान को दें उसको बेस्ट क्वालिटी मिले, उसको टाइम पे मिले और कोई शॉर्टेजेस या डेफिशिएंसीज ना हो। तो ये एक बहुत मेजर रोल है इसमें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का और उसका मोटो है शस्त्र से शक्ति, शस्त्र से शक्ति। तो हमारा जो मोटो ये है कि शस्त्र से ही एक फौजी को शक्ति मिलती है। अगर एक फौजी के हाथ में एक अच्छा हथियार होगा और दुश्मन से बेहतर हथियार होगा तो वो दुश्मन को खत्म कर सकता है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश रहती है कि हमको अच्छा से अच्छा इक्विपमेंट आप हमको सैंक्शन करें, बिकॉज जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो हम नहीं, हम अपनी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट में एक मैकेनिज्म है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का, जिसमें गवर्नमेंट उस चीज को सैंक्शन करती है, बिकॉज पैसा गवर्नमेंट से ही आता है। तो हम गवर्नमेंट से यही टाइम पे टाइम हम अपनी रिक्वेस्ट उनको देते रहते हैं कि हमको बेहतर वेपन सिस्टम मिले, हमको बेहतर गन्स मिले, हमको बेहतर एमुनिशन मिले, हमको बेहतर यूनिफॉर्म मिले हमारे जवानों के लिए, जूते मिले, बेल्ट, सब कुछ लेके। तो हमारी एक कांस्टेंट इंटरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ रहता है और हम इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर आजकल इसको बोलते हैं, जिसमें जो भी सिविलियंस हैं, आईएएस भी हैं और
जो बाकी सर्विसेज से ज्वाइन करते हैं, हम सिविलियंस को और हमारे जो फौजी हैं, हम मिल के काम करते हैं और इसको मिल के ही हम फौज को मजबूत बनाते हैं। तो ये बेसिक अपना रोल रहा है। और हमारी, जैसे कि मैं इन्फेंट्री डिवीजन में था, मैं एक कोर में था, इसको, और मैं इसको यूनिट्स को, एक कमांडिंग ऑफिसर था लॉजिस्टिक यूनिट्स का, जो एक इन्फेंट्री डिवीजन को तैयार करती है लॉजिस्टिक्स के लिए। फिर जब मैं एक ब्रिगेडियर बना तो मैं एक सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कमांड किया, जहां पे पूरे इंडियन आर्मी को मैंने सप्लाई किया सामान। हम सियाचिन तक भेजते थे, लेह लद्दाख अपना भेजते थे, एडवांस विंटर स्टॉकिंग करते थे। उसकी पूरी सप्लाई चेन की मैनेजमेंट की प्लानिंग मैंने करी। फिर जब मैं मेजर जनरल बना तो आर्मी में एक पैरा ब्रिगेड है, पैराशूट ब्रिगेड है, एयरबोर्न ब्रिगेड हमारी एक ही है आर्मी में, आगरा में। तो उसकी पूरी इक्विपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, उसके पैराशूट्स, उसके सप्लाई ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। तो जो भी उनका जो भी साजो सामान था, उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको मैंने पूरा करना है। और 2017 में जब डोकलाम हुआ तो मैं उस टाइम पे मेजर जनरल था, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हम अपना जो बॉर्डर है उत्तरांचल का और हमारा जो उत्तराखंड का जो बॉर्डर है चाइना से लगा हुआ है, वो चाइना ने एक्टिवेट कर दिया था उस टाइम पे। तो हमने जोशीमठ की साइड में और पिथौरागढ़ की साइड में ये इसको बॉर्डर है, तो जितने भी फ्रंटियर पोस्ट थे वहां पे एमुनिशन डंपिंग करी गई। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कि एमुनिशन को हमको वहां तक एक्चुअली पहुंचाना है, बिकॉज उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि चाइना कोई हरकत अपना कर सकता है, तो हमको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो पूरा एमुनिशन को हमने मूव फॉरवर्ड किया इन एरियाज में और इनको डंप किया वहां पे। तो इस प्रकार का रोल रहा है मेरा इंडियन आर्मी। ग्रेट सर, नाइस सर। सर मेरा एक सवाल था, आप डिफेंस टेक्नोलॉजी के भी एक्सपर्ट रह चुके हैं, आप G20 में भी एक्टिव हैं एंड मेक इन इंडिया में भी एक्टिव है, तो आप इंडिया को 5 साल बाद फ्यूचर में कहाँ देखते हो? लाइक हम सब जगह से ग्रो करें, सब जगह से हमारा प्रोग्रेस है, बट एज अ डोमेन एक्सपर्ट आप इंडिया को अगले 5 साल में कहाँ देखते देखिए, अभी मोदी जी के आने से एक डिफेंस रिफॉर्म्स के ऊपर एक फोकस हुआ है। और मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताऊं, 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 47 या 49% होती थी पहले, हमने उसको 74% कर दिया। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हमने नया बनाया, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स लेके आए हमने कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, हमारी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, हमने उनको 60 एंटिटीज में हमने क्रिएट किया और उसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया और हमने उसको एक बेहतर बनाने की कोशिश करी। और इस तरीके के डिफेंस रिफॉर्म्स हमने मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट किया। हमने डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए, आज तमिलनाडु में और यूपी में 2 है हमारे कॉरिडोर्स। और आज की डेट में हमारे एके जो सीरीज है राइफल का, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। हमारा रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताव 84mm अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इस तरीके का हमने IDDM का जो प्रोग्राम, दैट इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड, हमने इसके ऊपर एक 411 आइटम्स को आइडेंटिफाई किया जिसको हमने इंपोर्ट नहीं करना है। हमने उसमें एटलीस्ट 50% इंडिजनाइजेशन हमने उसको लेके आना है, ये हमने कंडीशन रखी। तो इसके बाद आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है एक्सपोर्ट्स का 35,000 करोड़ 2025 तक हमने अचीव करना है। और ऑलरेडी हम
25,000 करोड़ को हमने पार कर लिया। तो हम अपने टारगेट की तरफ अपना जा रहे हैं। मोदी जी ने टारगेट हमको दिया था कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इतना होना चाहिए। और ये सब देखने के बाद अभी पूरा अफ्रीकन कंट्रीज को हम अपना इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। फिलीपाइंस को हमने ब्रह्मोस की डील हमने अभी की है। हमारा जो तेजास मार्क 1 है, मार्क 2 है, हमको इसके भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। हमारा जेट इंजन टेक्नोलॉजी जो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है वो हमारे पास आ रही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है और जेट इंजन हमारे देश में मैन्युफैक्चर होंगे। सबमरीन डील जो हमको स्कॉर्पियन सबमरीन हमको चाहिए वो हमको फ्रांस से मिल रही है और उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आप ये सब देखेंगे कि ये सारे जितने भी अभी मेजर्स हो रहे हैं, हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। हमारा एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, हमारा एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है कॉमकोजा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और हम कंपीटिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम कर रहे हैं। अभी एक इंडस एक्स करके आ रहा है जिसपे स्टार्टअप्स को हम स्टार्टअप्स को एनकरेज कर रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी फंड हमने लिया है एक जिससे हम टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी उसको फंडिंग कर सकें। तो इस तरीके का जो आईडेक्स का एक डिफेंस इनोवेशन का हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके का एक मल्टी प्रोंग एक्चुअली अप्रोच, एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच जिसको मैं बोलूंगा, वो हमने स्टार्ट करी है। और आप इसमें टाइम पीरियड मत रखिए बिकॉज 5 साल बहुत कम होता है। एक सारी टेक्नोलॉजी को लेके और फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हम अभी फौज में लेके आ रहे हैं, इस टेक्नोलॉजीज को अगर हमने ट्रांसलेट करना है इक्विपमेंट में तो एटलीस्ट हमको 12 से 15 साल लगेंगे। तो आप ये मान के चलिए 15 साल का एक पीरियड आप इसको मान के चलिए। अगर यही इम्पेटस और इसी टाइप का अगर हमको सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलता रहेगा तो 15 साल में आपकी जो फौज है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगी। ग्रेट सर। आई मीन कि थोड़ा टाइम लगे दैट इज़ ओके, बट हम एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे लाइक इकोनॉमी वाइज अपने मिलिट्री, या हम एक बोल सकते हैं जो हमारे आर्म फोर्सेस है वो भी एक नेक्स्ट लेवल, या एक हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन की लेवल पे चले जाए। ग्रेट सर, ग्रेट सर। एंड सर मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी आपका रेगुलर कंट्रीब्यूशन चलते रहता है अबाउट द डिफेंस टेक्नोलॉजी, अबाउट द आई कैन से नेशनल सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी आप हमेशा अपने आर्टिकल्स वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब मेरी हमेशा रुझान जो मेरा रहा है वो राइटिंग पे काफी रहा है। और रिटायरमेंट के बाद पिछले 4 साल में मैंने तकरीबन 200 आर्टिकल लिख दिए होंगे। और अभी कल ही मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड इंडियाज हार्ड पावर। एक हार्ड पावर होता है, एक सॉफ्ट पावर होता है, तो मैं हार्ड पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चाणक्य फोरम है, एक लीडिंग थिंक टैंक है इंडियन भारत का। तो उसमें मुझे रिक्वेस्ट किया था, एक टॉपिक भी मुझे उन्हीं लोगों ने दिया था। तो कल ही आर्टिकल मेरा चाणक्य फोरम में पब्लिश हुआ है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, चाणक्य फोरम, उसके बाद मेरा नाम गूगल कर सकते हैं। तो आपको देखेंगे एटलीस्ट 7 से 8 आर्टिकल्स हैं मेरे इस चाणक्य फोरम में जो पब्लिश हो चुके हैं पहले भी। तो जो भारत को एक अच्छी तरीके से
जानना चाहते हैं भारत के बारे में और डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में, हमारे मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के बारे में, हमारे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के बारे में, हमारे सोल्जर्स के बारे में, तो ये आर्टिकल्स वो पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। और मैं काफी स्टूडेंट्स को भी मेंटर करता हूं जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, मेक इन इंडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, और जितनी भी नेशनल लेवल के सेमिनार और समिट्स होते हैं उसमें मुझे इनवाइट किया जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जितने भी सेमिनार होते हैं वो मैं अटेंड करता हूँ। डिफेंस टेक्नोलॉजी के जितने भी सेमिनार होते हैं, तो इससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्राइवेट सेक्टर से जानकारी लेने की, और इससे मुझे ये पता चलता है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिफेंस के लिए क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। तो फिर उनको भी मैं गाइड करता रहता हूं कि आप इसके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, फौज के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं, आप फौज के साथ संपर्क करिए। आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी में जो प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करती है और टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी में लाने की कोशिश करती है, स्टार्टअप्स के साथ काम करती है। तो ये सारी जानकारी हम देते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर को, तो मैं इस रोल में भी काफी एक्टिव हूँ। ग्रेट सर। एंड सर आपकी एक बुक जो है ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ, ये काफ़ी बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है, अभी भी है अमेजोन पे। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कंटेंट वाइज क्या है, अगर किसी को देखना है इसमें तो? ये एक्चुअली मेरी पहली किताब है, जो एक प्रॉपर किताब जो मैंने लिखी। फौज में मैंने 3-4 किताबें लिखी थी, पर वो प्रोफेशन के ऊपर थी, वो फौज के ऊपर थी, उनके हमारे इंटरनल हमारे सर्कुलेशन के लिए थी, वो पब्लिक के लिए नहीं थी। तो एक पब्लिशर ने मुझे अप्रोच किया कि सर अभी आप इतना अच्छा लिखते हैं, आपके आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, तो आप हमारे लिए किताब क्यों नहीं लिखते हैं चाइना के ऊपर। तो मैं एक दिन एक कैब में जा रहा था, सफर कर रहा था। आइडिया जो इसका ओरिजिनेट हुआ इसी से, जो ड्राइवर ने वो जानता था कि मैं एक फौजी हूं, तो उसने मेरे से सवाल किया कि सर हम चाइना का तो मुकाबला हम कर नहीं सकते हैं, वो इतना मजबूत है, ये है वो है, तो इसको भारत तो 1962 में क्या हुआ हमारे साथ, तो अभी हम तो ऐसा पंगा ले नहीं सकते चाइना से। और उस टाइम पे ये सब बॉर्डर पे आ चुका था चाइना, और उसको लद्दाख बॉर्डर पे आ चुका था, लोगों को पता था चाइना पहुंच चुका है। तो मेरे माइंड में ये आया कि ये एक मिथ है कि चाइना हमको आने वाली लड़ाई में हमको हरा पाए। तो इस मिथ को तोड़ना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये मैंने किताब लिखी कि भाई ये जो माइंडसेट है हमारे देशवासियों का, जो समझते हैं कि चाइना के साथ हम लड़ नहीं सकते क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा है, चाइना की फौज हमसे ज्यादा है, उनके पास ज्यादा आधुनिक वेपन्स हैं, तो हम सोचते उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस मिथ को दूर करने के लिए मैंने किताब लिखी। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था किताब लिखने का। मुझे खुशी है कि 3 रीप्रिंट्स में जा चुकी है वो किताब, और काफी लोगों ने पढ़ी है। तो अभी ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ के बाद मैं एक दूसरी किताब अभी स्टार्ट किया मैंने, मोदी डिफेंस रिफॉर्म्स। बिकॉज जितने भी रिफॉर्म्स अभी हुए हैं उनके ऊपर मैं अपना एनालिसिस देना चाहता हूं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म्स काफी नहीं है, और हमको और रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे अगर हमको अपनी फौज को मजबूत करना है। तो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर के माध्यम से, और हमारी इकोनॉमी के माध्यम से। देखिए आपका डिफेंस तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आपके पास पैसा हो, जब आपकी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू हो। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा तो आप अपने रिफॉर्म्स को कैसे कर पाएंगे? तो अभी
पूरी इकोनॉमी का ओवरऑल होना, हम एक्चुअली बोलते हैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन। सिविल मिलिट्री में आने के लिए हमको प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा कंट्रीब्यूट करने के लिए। जितनी भी फौज की रिक्वायरमेंट्स है हम अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, डीआरडीओ हो गया, डीजीक्यूए हो गया, ये सारी जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है इनमें बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी हर एक स्टेप पे अड़चन डालती है, और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस ब्यूरोक्रेसी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? अभी मोदी जी ने एक्सपर्ट कमिटी बनाई है डीआरडीओ के रिफॉर्म्स के लिए, बिकॉज डीआरडीओ में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ऐसे करके हमको और भी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। टाइम टाइम पे हमको सोचना पड़ेगा कि हम बाहर के मुल्कों की जो टेक्नोलॉजी है जिनके पास है, जैसे कि इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जापान हो गया, ये 4 कंट्रीज आपको मैं नाम से बता रहा हूं बिकॉज इनके पास बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है। हमको इन कंट्रीज से अपने रिलेशन इंप्रूव करने चाहिए, और एक नया स्टेप, एक और उसको अपग्रेड करना है हमारी जो रिलेशनशिप, और हमने आपको हम इसको मजबूत करना है टेक्नोलॉजी में, जो आज हमारी वीकनेस है। इसके ऊपर मैं किताब लिखा। ग्रेट। सो एंड सो ये जो आपकी करियर जर्नी रही, लाइक स्टार्टिंग से आपने 37 ईयर्स आपने वहाँ पे अपने दिए, तो इस बीच में और आई कैन से कि उसके पहले जब आप ट्रेनिंग पीरियड में भी थे, तब आपको कभी ऐसे जहन में आया डीमोटिवेटेड टाइप की, नहीं यार मुझे ये नहीं करना है, मेरा जो डॉक्टर बनने का सपना था मैं उसी की तरफ वापस चले जाता हूँ? या करियर में आने के बाद भी आप जब एज अ प्रोफेशनली यहाँ पे हो भी गए, फिर भी आपको 1-2 साल में ध्यान में आया कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना था, मुझे डॉक्टर ही बन जाना था? कभी ऐसा एक ऐसा होता है ना सर कि सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं आ जाता है, कभी ना कभी आता है दिमाग में कि इतनी रिग्रेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर लूं? कभी ऐसा आया है सर जहन में आपके? बहुत बार है। ओके। ओके। और ये हर एक लड़के को, बच्चे को, हम तो 17 साल के थे, तो ये हर एक बच्चे के माइंड में होगा, बिकॉज आप ना हर एक स्टेप पे आपका जो गोल होता है ना वो आपका मॉडिफाई होता जाता है। कोई 17 साल की उम्र में अगर मैंने अपने लाइफ में एक अपना गोल सेट किया है, 20 साल की उम्र में जब मैं आऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गोल ठीक नहीं था, मुझे इसको मॉडिफाई करना चाहिए। बिकॉज हमारे ऊपर काफी इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे माइंड के ऊपर। एक तो हमारे पेरेंट्स का, एक हमारे टीचर्स का, एक हमारे फ्रेंड्स का, और एक जो भी आज सोशल मीडिया है, ये हमारी ओपिनियन बिल्ड करता है, हमारी ओपिनियंस को चेंज करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने माइंड को मजबूत कीजिए। मैंने पीएचडी किया है एक सब्जेक्ट में, इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज मुझे पढ़ाई का शौक है, तो मैंने एमबीए भी किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी किया हुआ है, मैंने एमएससी डिफेंस स्टडीज भी है मेरे पास, और मैंने पीएचडी किया है मैनेजमेंट में, और मेरा सब्जेक्ट था इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैं अपने ऑडियंस को, अपने बच्चों को ये बताना मांगता हूं कि आप आईक्यू जो होता है आपका वो फिक्स्ड होता है। बचपन से अगर आपका आईक्यू 100 है या 120 है, आप उसको बदली नहीं कर सकते, बट आपका जो ईक्यू है वो आपके हाथ में है। जो आपका सक्सेस है लाइफ में आपको 20% आईक्यू देता है, 80% ईक्यू देता है। एक कहावत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आईक्यू गेट्स यू हायर्ड एंड ईक्यू गेट्स यू फायर्ड। इसका मतलब है कि एक जॉब में आपका इंटरव्यू का जो सक्सेस है वो आपको आईक्यू देता है, बिकॉज आपको 20 क्वेश्चन पूछे और आपने सही आंसर दे दिया तो आप सिलेक्ट हो गए। पर एक बार आप एक कंपनी में चले जाते हैं, आप टीम लीडर बनते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अगर आपके पास इमोशनल क्वोशंट नहीं है, आपके जो इमोशनल स्किल्स में आपको महारत नहीं है, तो वो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते,
एक अपनी टीम को लीड नहीं कर पाते हैं। और अगर आप अपनी टीम को लीड नहीं करेंगे और हमेशा अपने बारे में सोचेंगे और अपनी टीम के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमारा मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। और हम जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पास आउट होते हैं तो एक चैटवुड का हमारा उसको मोटो है, वो बोलता है कि आपका जो देश वो सबसे आगे होना चाहिए आपके लिए। देश के बाद वो जो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपको जो उनका ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको अपने कंफर्ट्स के बारे में सोचना है। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या होता है, हम सबसे पहले अपने कंफर्ट्स के बारे में सोचते हैं। देश और जो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हम उनके कंफर्ट्स के बारे में नहीं सोचते। तो फौज आपको ये सिखाता है। आप सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो साथी हैं, आपके जो जवान हैं, वो सही है, कंफर्टेबल है, उनका रहन सहन ठीक है, खाना टाइम पे मिल रहा है, कपड़ा उनको टाइम पे मिल रहा है, और जो उनको जो स्ट्रेस या उनको टेंशन नहीं है, वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मेन के ऊपर। और जैसे ही आप अपने मेन के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में बाद में सोचिए, बिकॉज आपके अगर मेन कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप अपने आप ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज, आपका माइंड आपका वेवरिंग अपना करता रहेगा, बिकॉज माइंड ऐसा है। तो अपने माइंड को मजबूत करना है सबसे पहले। और वो आप इसको कैसे मजबूत करेंगे? अपना योगा से, अपनी मेडिटेशन से, और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज से। आप अपना जिम जाइए और अपने आप को व्यस्त रखिए, कोई गेम्स के लिए पसीना निकालिए। और गेम्स में भी आप, जैसे अगर आप फुटबॉल या हॉकी खेलते हैं तो उसमें भी एक टीम वर्क और लीडरशिप आती है कि भाई आप बॉल को लेके जा रहे हैं, आप गोल के पास हैं, और आप तो चाहते हैं कि आप ये गोल अपना खुद करें, और आपको लगता है कि आपका जो साथी फॉरवर्ड है वो एक बेटर पोजीशन में है गोल करने के लिए, तो आप उसको बॉल पास कर देते हैं और वो गोल कर देता है। बट कई बार हमने देखा है कि हम वो बॉल को पास नहीं करते, हम अपना खुद ही उस गोल को करने की कोशिश करते हैं और फिर वो गोल होता नहीं। तो लाइफ में प्ले ग्राउंड पे भी आपको लेसन्स मिलते हैं लाइफ के। तो इसीलिए गेम्स खेलना बहुत जरूरी है, अपने कंप्यूटर पे और अपने लैपटॉप पे और अपने मोबाइल पे इतना टाइम अपना मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये आपको एक खाली मोमेंट का प्लेजर देता है, बट आपकी पर्सनैलिटी को नहीं बना सकता है। तो इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, अपने आप को ज्यादा मजबूत करने के लिए मेंटली, आप विंग कमांडर अभिनंदन को देखिए, उसको जो ट्रेनिंग मिली थी और वो जब कैप्चर हुआ था पाकिस्तान में, वो एक मेंटल स्ट्रेंथ थी उसमें, उसकी वजह से वो टूटा नहीं। वहां पे उसकी इंटेरोगेशन की गई, वो टूटा नहीं और उसको वापस से लौटाना पड़ा पाकिस्तान को। तो एक मेंटल स्ट्रेंथ एक फौजी में इसको पैदा की जाती है। हम कोई अलग नहीं है आपसे, हम भी आपका हिस्सा ही थे। स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़ के फौज में आए और फौज में हमने ट्रेनिंग के बाद ये हासिल किया। तो आप भी अपने घर में ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई ऐसी स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं है। आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करें, अपना एक रूटीन बनाए दिन में कि आपने क्या काम करना है। उस रूटीन को अगर आपने फॉलो किया, रात को सोते समय आपको अच्छी नींद आएगी, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि आज मैंने ये 5 जो लिखे थे कागज के ऊपर चीजें, ये 500 मैंने कर दी। तो आपको एक अच्छी नींद आएगी और फिर आप अपने अगले दिन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अपना बैकलॉग लेके चलेंगे कि आपके जो 5 काम थे उसमें से आपने खाली 2 ही किए और 3 आपने अगले दिन के लिए छोड़ दिए, तो वो अगले दिन के जो 5 काम करने थे अभी वो 8 काम बन जाते हैं। तो आपका ऐसा ऐसा बैकलॉग आपका बढ़ता जाता है कि आपकी जो इनएफिशिएंसी बढ़ती जाती है, उससे आपको स्ट्रेस आता है।
स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपने लिए उतना ही काम, या आपने जो अपना सोचा है आज मैंने करना है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। आप इसको एक अंग्रेजी में इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए कि भाई नहीं यार मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, जरूरी नहीं है। जो आपने सोचा अपने लिए कीजिए, अपने गोल्स लाइफ में सेट कीजिए और अपने गोल्स को बदलना, जो भी आपके आपके जो हालात आपके बदलते हैं लाइफ में, तो उससे आपके गोल्स भी बदल सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने ये सोचा था कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूंगा और मैं एसएसबी में अगर फेल हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है हर एक आदमी फौज के लिए बना है। आप किसी और चीज के लिए बने हो सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। तो इस प्रकार का जो आपको फेलियर है, अपना फेलियर लाइफ का हिस्सा है। मेरे लाइफ में भी बहुत फेलियर आए हैं, बट मैंने हमेशा फेलियर को एक फीडबैक की तरफ ट्रीट किया। बिकॉज फेलियर को अगर आप एक फीडबैक की तरफ ट्रीट करें कि हाँ ये मेरे से गलती हुई इस बार, अब अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, और इसीलिए अगर वो गलती नहीं करेगी तो आपको सक्सेस मिलेगा। बिकॉज आपने उस फेलियर को, जो आपकी कमियां थी जिसकी वजह से फेलियर हुआ, आपने उस कमियों को दूर किया। तो इसीलिए अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ अगर आप जाएंगे, और मैं एक गेम है गोल्फ, जो मैं खेलता हूं आजकल। गोल्फ में एक चीज होती है, यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ। आप किसी और के साथ कंपीट नहीं कर रहे, आप अपने साथ ही कंपीट कर रहे। आप अपना जो एक आपने गोल्फ का शॉट मारा, और आपको अगर उसको होल में डालना है और 4 शॉट्स में डालना है, और अगर आपने उसको 4 शॉट्स में डाल दिया तो आप अपने आप कंपीट कर रहे हैं। अगली बार आप उसको 3 शॉट्स में डालेंगे। तो यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, यू आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट अदर्स। ये आपको अपने माइंड में अपनी सोच बनानी है कि मेरा कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। और जो मैंने लाइफ में सोचा है अपना करने के लिए, वो मैंने हासिल करना है। अपना फोकस को स्ट्रांग रखिए, अपने पैशन को स्ट्रांग रखिए। कोई ऐसा प्रोफेशन मत चूज कीजिए जिसको आपको मजा नहीं आ रहा करने में। यू नो, कई बार ऐसा बोलते हैं फौज में चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बट आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो एक डॉक्टर को एक्चुअली चाहिए होते हैं। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आप अच्छे डॉक्टर कभी नहीं बन सकते। तो इसीलिए वो प्रोफेशन चूज करो जो इसमें आपको मजा आता है वो काम करने में। और वो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। आप एक सिंगर बन सकते हैं, आप एक म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं, इतने सारे प्रोफेशन है आजकल। तो आप वो एक ऐसा लो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और जिसमें आपका पैशन है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एक ऐसा प्रोफेशन लोगे जिसमें आपको पैशन है, आपको उस प्रोफेशन में 100% सक्सेस मिलेगा। और जब आपको सक्सेस मिलेगा तो आप पूरे टॉप तक जाएंगे उस प्रोफेशन। इट इज बेटर टू बी a specialist, a master today, instead of being a jack of all trades, जैसे बोलते हैं ना, and master of none। आजकल का जो जमाना है वो स्किल डेवलपमेंट का जमाना है। आजकल का जमाना है स्पेशलिस्ट का जमाना है। मेडिकल प्रोफेशन में पहले एक डॉक्टर होता था खाली, हम उसको एमबीबीएस बोलते थे। फिर उसके बाद उसने एमडी करी और एक स्पेशलाइजेशन ली, कोई स्किल स्पेशलिस्ट बन गया, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया, कार्डियो में चला गया। आज की डेट में सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया। कार्डियो के अंदर भी वैस्कुलर अलग हो गया है, आर्टरीज का अलग हो गया है। तो सुपर स्पेशलाइजेशन की जो आजकल का जो माहौल है उसमें आपको आना है, और इसीलिए आपको स्पेशलिस्ट बनना है। और वही आप उसको बन सकते हैं जिसमें आपको मजा आए काम करने। मेरा तो यही मानना है। ग्रेट सर। एंड सर, एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको हमेशा तैयार रखता था या आपको हमेशा उस प्रोफेशन में मोटिवेट करता था, कुछ ऐसा शॉर्ट टिप्स आप देना चाहते हो? अच्छा, एक चीज याद रखना, देयर इज
ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना हमारी डिक्शनरी में, आप इस इम्पॉसिबल को निकाल दीजिए और इसको ब्रेक करके बोलिए आई एम पॉसिबल। लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत फेलियर्स आएंगे, बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैं क्विट कर जाऊं। उस सोच से आपको ऊपर आना है। और मेरा यही इसको मैसेज है, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। मैं देख रहा हूं कोटा में सुसाइड्स हो रहे हैं बच्चों के, तमिलनाडु में लोग सुसाइड कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सुसाइड रेट आपका स्टूडेंट्स का बहुत हाई है। किस लिए? किसके एक्सपेक्टेशन से आप जो आप अपने जान, अगर आपका पेरेंट या आपका फादर आपको बोलता है 95% लाना है, और अगर आपके 95% नहीं आते तो क्या कहर तो नहीं हो गया? फौज में जितने भी आज जनरल्स हैं, आप उनसे पूछिए कि उनके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स थे। 80% आपको बोलेंगे कि हमको 70% से ज्यादा मार्क्स नहीं थे। तो मार्क्स आर नॉट इंडिकेटर ऑफ सक्सेस, इसको याद रखिए। ये जरूरी नहीं है कि जो टॉपर है वही अच्छा करेगा। आप अंबानी को देख लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, आपके पास इतने एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं। क्या क्वालिफिकेशन थी इन लोगों की, और क्या इनके पास इतने हाई मार्क्स थे? बहुत एवरेज लोग थे, बट इन लोगों ने अपने आप को मजबूत किया, अपने स्किल्स को मजबूत किया। जो अंबानी ने अपना बिजनेस एक्यूमेंट लगाया, अपने जो अपना दिमाग लगाया, अपने स्किल लगाया, उसको वो कोई स्कूल या कॉलेज से नहीं मिला था, उसने अपने एक्सपीरियंस से लिया। ये तो हर एक एक्सपीरियंस आपके लिए आपको मजबूत करेगा। और कोई वो नहीं है कि आप कोई भी आपका जो ऑब्स्टिकल आपके सामने है, आप उसको ऑब्स्टिकल मत मानिए। देयर इज नो ऑब्स्टिकल विच कैन नॉट बी क्रॉस्ड। फौज में हम बिलीव करते हैं। आपको मैं कारगिल का एग्जांपल देता हूं, टाइगर हिल का एग्जांपल देता हूं, कैप्टन विक्रम बत्रा का एग्जांपल देता हूं, कैप्टन मनोज पांडे का एग्जांपल देता हूं। दुश्मन ऊपर है, 80 डिग्रीज की चढ़ाई है, और 5000 और 18,000 फीट पे आप चढ़ना है, और जो आपका जो फीचर है वो 5000 फीट ऊंचा है, इतना लंबा है, और आप उससे रस्सी से चढ़ रहे हैं, ऊपर से फायर आ रहा है, फिर भी आप चढ़े जा रहे हैं। आप जानते हैं मैं बचूंगा नहीं, फिर भी आप बोलते हैं नहीं, वो जो मुकाम है वो मैंने हासिल कर लिया, मेरी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा। तो अगर इस उदाहरण को अगर आप अपनी लाइफ में लेके आए, और कोई भी चैलेंज आपको अगर अपनी लाइफ में मिले, तो आप अपने माइंड में बोलो, यार ये विक्रम बत्रा अगर ये चढ़ पाया, मनोज पांडे अगर ये चढ़ पाया, दुश्मन को खत्म कर दिया और जीत हासिल करी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए। जो मकाम उन लोगों ने हासिल किया उसका 10% भी आपका नहीं होगा आपके सामने। तो और अपने मैंने एक कोर्स किया है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, एनएलपी जिसको बोलते हैं। आप इसको गूगल कर सकते हैं। उसमें मैं एक कोच हूं। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि लाइफ में एंकरिंग होना बहुत जरूरी है। एक अपना एंकर बना के रखिए लाइफ में, जिस एंकर से आप मोटिवेशन ले सके, एक रोल मॉडल की तरह। और वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका फादर हो सकता है। जरूरी नहीं कि तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान को रोल मॉडल बनाना, कोई भी हो सकता है। लाइफ में एंकरिंग रखिए अपने पास। और जैसे कि हमारा एंकर है, हमारे फौज में हमारा वॉर क्राई, भारत माता की जय।
तो जो भी लड़ाई से पहले हम जाते हैं, हम सब जोर से भारत माता की जय बोलते हैं, और हमको उससे इतना जोश मिलता है, एंकर मिलता है कि हम भारत माता के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम जीत के बिना वापस नहीं आएंगे। तो वो हमारा एंकर हो जाता है। इसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में एंकरिंग करनी है, एक अपना एंकर बनाना है, और सारी जो आपके ऑब्स्टिकल्स है वो दूर हो जाए। ग्रेट सर, लिटरली सर काफ़ी मज़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही सर आपकी। एंड सर आपने काफ़ी एक्टिव ऑपरेशंस की है जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट साइड में भी इंडिया में। एंड साथ ही साथ आपको वशिष्ठ सेवा मेडल अवार्ड किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज वेल एज आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन आपको ये 2 बार सम्मानित भी किया गया है। तो लिटरली सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर these awards and for your service towards our nation. And last question from my side, do you have any kind of like suggestion for the students for the upcoming generation, जो आपने पहले से कभी सोच के रखा हो कि मैं जब कहीं पे भी जाऊँ तो ये चीज़ मैं शेयर करूँ सभी के साथ? बस एक ही मैसेज है आप लोगों के लिए कि कोई भी फील्ड में आप जाते हैं, फौज में जाइए, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप कोई आईटी प्रोफेशनल है, आप बैंक पे काम करते हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल, आप टीचर हैं, कोई भी प्रोफेशन है, यू आर अ सोल्जर ऑफ द कंट्री। अपने माइंड में रखिए कि फौजी ही सोल्जर नहीं है, आप भी सोल्जर है। और अपने माइंड में अगर आपने अपने आप को एक सोल्जर बना लिया, तो उसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है, आपको उसमें डिसिप्लिन लेके आना है, और आपको उसमें स्किल लेके आना है। एक सोल्जर की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है वो है जो उसका स्किल है, एक गोली एक दुश्मन। हमारा ये होता है कि हमको एक गोली से ही दुश्मन को खत्म करना है, 4 गोलियों से नहीं करना है। तो सिमिलरली आपको अपनी लाइफ में 3 चीजों का याद रखना है, नाम, नमक और निशान। नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का या आपके देश का, या आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम को हमेशा ऊपर रखना। नमक, जो वो कंपनी आपको देती है, आपको ऑफिस दिया है, आपको सैलरी दी, आपको कुछ दिया, उस नमक की पूरी भरपाई करनी है। और निशान है जो उसका झंडा है, आपके देश का झंडा है, हो सकता है आपकी कंपनी का, हो सकता है एम्बलम हो सकता है, मारुति का एम्बलम अलग है, हुंडई का अलग है, तो ये एक निशान है। इन 3 चीजों को अगर आप अपने माइंड में अपना घर कर लेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको छोड़ने के लिए बोलेंगे। वो आपको ऐसे अडॉप्ट करेगी कि वो बोलेगी कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहिए, हम आपको इंक्रीमेंट देंगे, हम आपका और अप्रेजल करेंगे, हम आपको और अच्छा आप कंडीशन देंगे, पर हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक ऐसा एसेट बनिए जिससे आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा हिस्सा आप आपका बन जाते हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी भी छोड़ेगी नहीं। उसके लिए स्किल की जरूरत है, उसके लिए इंटेग्रिटी की जरूरत है, उसके लिए आपकी लॉयल्टी की जरूरत है, उसके लिए आप डिसिप्लिन की जरूरत है। तो ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जो अगर आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है आपके पास, तो आपको ये रखना चाहिए। और एक चीज और आपको रिमेंबर करनी चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो चीज आप करना चाहते हैं उसकी आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करें। अब आप इसको देखेंगे, विराट कोहली जब एक बॉल फेस करता है 150 किलोमीटर पे, जो आपका बॉलर है वो उसको एक्चुअली बॉलिंग अपना कर रहा है, और उसके पास 1.5 सेकंड का ही टाइम है कि उसको फ्रंट फुट पे आना है या बैक फुट पे आना है। तो कैसे करता है?
वो इसको अपनी मसल मेमोरी बना लेते हैं, और वो आती है प्रैक्टिस से। अगर एक चीज आप बार बार करोगे, वो आपकी मसल मेमोरी में चला जाता है, और जब आप उस चीज को फेस करोगे, वो ऑटोमेटिकली आप उसको इसको फिनिश कर दोगे, या सही तरीके से कर दोगे। तो एक मैंने आपको विराट कोहली की एग्जांपल इसलिए दिया, बिकॉज वो इतना प्रैक्टिस करता है कि उसकी मसल मेमोरी में ये चीज चली गई है कि उसके पास खाली एक स्प्लिट सेकंड का टाइम होता है। एक पायलट के पास एक स्प्लिट सेकंड का टाइम होता है। उसने अब ये अपना उसको मिसाइल है, उसने कब रिलीज करना है दूसरे एयरक्राफ्ट को खत्म करने के लिए, स्प्लिट डिसीजन होता है। अगर वो लेट हो गया एक सेकंड से, तो उसका जो है ना हवाई जहाज, दुश्मन उसके ऊपर वार कर जाएगा। तो ये चीज आपको अपने माइंड में और अपनी लाइफ में लेके आनी। तो मेरा ये आपके लिए एक सुझाव है। सर, ये जो आपकी करियर जर्नी रही, तो इस बीच में कभी आप किसी को थैंक्स बोलना चाहते थे? लाइक फैमिली को तो हम कितना भी थैंक्स बोल ले वो कम ही पड़ेगा, बट कोई होता है जैसे हमारे फैमिली में, या पेरेंट्स, या हमारी वाइफ या डॉटर या सन को, या कोई फ्रेंड का आप यहाँ पे नाम लेना चाहते हो, उन्हें एक थैंक्स गिविंग देना चाहते हो, तो यू कैन मेंशन देम और मेंशन देयर नेम। देखिए, आपके पेरेंट्स एक आपके गाइडिंग फोर्स होते हैं। वो आपको बचपन से बड़ा करते हैं और आप पे वैल्यूज डालते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, आपको उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। जैसे ओल्ड हो जाते हैं, बच्चों की तरह हो जाते हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है आपकी कि अपने पेरेंट्स की हमेशा सेवा करें। दूसरा है कि जो स्ट्रेंथ मुझे अपने फादर से मिली, मुझे अपनी बेटियों से मिलती है, और मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलती है या अपने कलीग से मिलती है। अभी एक जूनियर अफसर है मेरे साथ, मैं उसका कमांडिंग अफसर रह चुका था कल, हेमंत कुमार, अभी वो ब्रिगेडियर बनने वाला है। जब भी मैं कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज कोई डिस्कशन में उसको लेके आता हूं, मैं उससे बात करता हूँ। कुछ नए आइडियाज मिलते हैं, यंग आइडियाज मिलते हैं, इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने अपनी लाइफ में कई बार कई चीजों की इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं थी मुझे। मुझे कोई हिचकाहट नहीं थी या कोई हेजिटेशन नहीं था कि मैं अपने जूनियर से पूछ सकूं कि मुझे इसके बारे में जानकारी। बिकॉज कई बार ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतना सीनियर ऑफिसर इतना भी नहीं जानता। हर एक आदमी को हर एक चीज के बारे में नहीं पता होता, और इसीलिए आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि अपने जूनियर से या अपने कलीग से आप जानकारी लें। और इसीलिए लाइफ में आपको रोल मॉडल्स, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, वो भी आपको रखने चाहिए। बिकॉज आपके रोल मॉडल से ही आपको काफी आपको सिखलाई मिलती है। ये मेरा मानना। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपने जितनी चीज़ें बताई, डेफिनेटली ये अपकमिंग जनरेशन को मोटिवेट करेगा हर तरीके से, एक प्रोफेशनल करियर से भी एज वेल एज पर्सनल करियर से भी। एंड थैंक यू सर फॉर योर लाइक जर्नी स्टोरी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। आपका एक एक व्यूज़ बढ़ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना, ये मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से लोगों को बुलाता हूँ ताकि वो अपनी जर्नी स्टोरी, करियर जर्नी यहाँ शेयर करें। जो भी उन्होंने अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल, इश्यूज़ या उनके एक्सपीरियंस से जो भी उन्होंने सीखा है वो आपको मिल सके, और आपके लाइफ में अगर कोई भी इश्यूज आते तो आप उसे ईजिली डील कर सको, ईजिली हैंडल कर सको। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। Thank you very much, Abhishek, and Jai Hind. And I must compliment you. You're doing a wonderful job.